हमने EMRS के लिए करिकुलम कर लिया था, हमने अप्रोचेस नहीं देखा था वहाँ पे। तो आज हम अप्रोचेस देखेंगे जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए। सबसे पहली बात, सबसे ज़रूरी बात जो है, आपको EMRS की हम तैयारी कर रहे हैं, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग एकलव्य स्कूल जो TGT PGT की वैकेंसी निकली है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कंटेंट नहीं मिल पा रहा है। बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, जैसे कि टेलीग्राम चैनल पे भी है, तो वहाँ पे लगभग 1000-1200 लोग जुड़े हुए हैं। तो वहाँ पे सभी को सेंड करने के बाद भी उन्हें बन नहीं रहा है कि कहाँ से निकालना है। तो मैं आपको बता दूं, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसके डिस्क्रिप्शन आप चेक करते बनता है ना, कमेंट के ऊपर डिस्क्रिप्शन रहता है, एक एरो का निशान रहता है जहाँ क्लिक करके आप डिस्क्रिप्शन खोल सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन जब आप खोलोगे तो आपको जो है सबसे नीचे जब आप देखोगे तो वहाँ पे लिंक दी गई है ड्राइव की। वहाँ पे आपके सारे के सारे जो PDF इंपॉर्टेंट है आपकी सिलेबस के अकॉर्डिंग, और सारी की सारी PDF जो है कंबाइन करके आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी गई है। तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो, वहाँ से निकाल सकते हो। बहुत लोग फिर भी कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ से मिल जाएगा। अब कुछ लोग नए होंगे तो मैं जो इस वीडियो है उसके डिस्क्रिप्शन में सबसे लास्ट में आप जाके देखोगे ना, तो आपको वो लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से भी जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो अब आपको इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हमने करिकुलम देख लिया था, हमें देखना क्या है, करिकुलम अप्रोचेस। ठीक है, तो पाठ्यक्रम का अर्थ मैं नहीं बता रहा हूँ, सभी चीज़ें मैंने आपको बता दिया है पिछली वीडियो में अच्छे से समझा के। यदि देखना है तो आप थ्योरी की क्लास देख सकते हो जाके। ठीक है, हमें देखना है सिर्फ अप्रोचेस क्या होती है। अप्रोचेस सबसे पहली बात है, ये ऑर्गेनाइजेशन की है। ठीक है, ऑर्गेनाइज करने की है, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस में हमें दिया गया है कि जो ऑर्गेनाइज करना है, हमें क्या करिकुलम ऑर्गेनाइज करना है, उसकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो इस बारे में हमें डिस्कस करना है। बहुत सारी अप्रोचेस हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण है, जो आपको भी याद रहनी चाहिए, ना केवल आपकी एग्ज़ाम की दृष्टि से बल्कि आपके एक अच्छे टीचिंग करियर के लिए भी आपको ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, और पेडागोजी ही आपको ये सारी चीज़ें सिखाती है कि आप किस तरीके से अपनी टीचिंग स्किल को सुधार सकते हो और अच्छा बना सकते हो। ठीक है, तो हम अप्रोचेस को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा संकेंद्रीय विधि या कॉन्सेंट्रिक अप्रोच जिसे हम कहेंगे। ठीक है, कि सकेंद्रीय जो विधि है हमारी, उसके हिसाब से हम कोसेंट्रिक अप्रोच जो है वो किस प्रकार की है ये विधि, और कैसे हम इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करेंगे करिकुलम को। ठीक है, तो ये चीज़ हम समझते हैं। तो देखिए, करिकुलम जो है हमें बनाना है, सबसे पहले आपके दिमाग में ये रहना चाहिए, ऑर्गेनाइज करना है करिकुलम, तो हमें निम्न विधि का उपयोग करके हमें इस प्रकार से करिकुलम को बनाना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब सकेंद्रीय विधि क्या है, कोसेंट्रिक अप्रोच क्या है, तो नाम से ही स्पष्ट है। यहाँ पे क्या होता है, यदि मैं आपको सबसे पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ, मान के चलिए आप 3 ईयर या 2 ईयर का जो कोर्स करते हो ना, जैसे आप MSc कर रहे हो। ठीक है, MSc कर रहे हो, यहाँ से आप ज़्यादा रिलेट कर पाओगे। MSc कर रहे हो, मैथ से कर रहे हो, फिजिक्स से कर रहे हो, या MA कर रहे हो, जिस भी सब्जेक्ट से कर रहे हो आप, तो आपका जो है वो सब्जेक्ट जो है आपके उससे रिलेटेड 4-5 सब्जेक्ट होंगे उस सेम में या उस ईयर में। तो क्या होगा, आपके इस प्रकार से सेकेंडरी विधि होती है कि आपका जो है छोटे छोटे भागों में, पार्टों के रूप में आपके विषय को या आपके पाठ्यक्रम को इस तरीके से बनाया जाता है कि आप उस टॉपिक को जो है निम्न तरीकों से समझते हो। मान के चलिए आप फर्स्ट ईयर में हो या फर्स्ट सेम में हो, तो आपने ये टॉपिक जो है पहले कवर कर लिया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उस विषय से रिलेटेड, फिर आपने सेकंड टॉपिक जो है अगले ईयर में कंप्लीट कर लिया। ठीक है, यहाँ से यदि समझ में नहीं आता तो एक और हम बता देते हैं। जैसे आपने समझा होगा कि जैसे नंबर सिस्टम की बात करूं मैं। ठीक है, नंबर सिस्टम में आपने सबसे पहले संख्या पद्धति जिसे कहते हैं, हिंदी वाले यदि रिलेट नहीं कर पाएंगे तो संख्या पद्धति आपने देखा होगा कि आपको लगभग मुझे लगता है कि वो आपको 3rd या 4th क्लास से मिल जाती है। ठीक है, और पहले से मिल जाती होगी। तो वहाँ पे पहले क्या बताया जाता है, संख्या के लिए बताया जाता है। ठीक है, संख्या के बारे में पढ़ाया जाता है। फिर जब आप 3rd क्लास में मान के चलिए आपको नंबर सिस्टम बताया गया, क्या होता है नंबर सिस्टम। ठीक है, उसके प्रकार बताया गया है कि नंबर सिस्टम में नंबर्स के बारे में बताया गया है कि प्राकृत जो है नेचुरल नंबर्स होते हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं आपकी। ठीक है, और परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्याएं, ये सब चीज़ें आपको बता दी गई वहाँ पे। ठीक है, अब जैसे ही आप
एक क्लास, उस क्लास को पढ़ के आप आगे वाली क्लास में आए तो फिर आपको क्या दे दिया गया, उससे रिलेटेड थोड़ा सा और कठिनाई का स्तर बढ़ाते हुए आपको उसका और ज़्यादा ज्ञान दे दिया गया। तो इस प्रकार से सेकेंडरी विधि में क्या होता है कि आप जिस भी क्लास में हैं उसके अकॉर्डिंग, आपकी आयु के अकॉर्डिंग, आपकी मानसिक योग्यता के अकॉर्डिंग उस पाठ को जो है 2-3 पार्ट में बांट दिया गया। ठीक है, इस प्रकार से कर दिया गया। और आपने वो क्या किया, उस टॉपिक को जो पढ़ रहा है उसने पहले 6 में वही टॉपिक पढ़ा, फिर 7th में पढ़ा। वैसे ही एयर वाली बात जो मैंने आपको पहले बताई थी, आप एमएससी कर रहे हो, मान के चलिए आप मैथ्स से कर रहे हो, तो मैथ्स आपका एक सब्जेक्ट हो गया, इसी को आपको पढ़ना है, तो करिकुलम आपका कैसा बनेगा, सेकेंडरी विधि कैसे उसमें लागू होगी। यदि हमें एमएससी का जो है आपको सेकेंडरी विधि जो है कैसे लागू होगी, जब आपका एमएससी मैथमेटिक्स का करिकुलम बनाना है, आपका पाठ्यक्रम बनाना है। ठीक है, या पाठ्यचर्या आप जो भी कहते हैं, मैंने जो है वो वीडियो में बताया आपको। पाठ्यचर्या हो गया, आपका पाठ्यक्रम हो गया, सिलेबस हो गया, ठीक है, पाठ्य वस्तु हो गई। इनमें जो कंफ्यूजन होता है आपका, वो सारी चीज़ें वहाँ पे मैंने डिटेल में बता रखी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और अच्छे से, जैसे मैंने आपको बताया कि आप एमएससी कर रहे हो, मैथमेटिक्स से कर रहे हो, तो आपका रियल एनालिसिस इस प्रकार से बांटा गया हमारे सब्जेक्ट्स को कि 5 सब्जेक्ट रखे गए। ठीक है, आप रिलेट कर पाएंगे चीज़ों को। 5 सब्जेक्ट रखे गए, तो फर्स्ट जो सब्जेक्ट रहा आपका, आपने फर्स्ट सेम में भी रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस ये पढ़ा, फिर आपने सेकंड में भी वही टॉपिक पढ़ा। ठीक है, तो उसके स्तर को बढ़ाते हुए हमने विषय को पार्ट्स में बांट दिया, भागों में बांट दिया। यही हम सेकेंडरी विधि में करते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सर्पिल विधि। ठीक है, अब सर्पिल विधि आपको नाम से ही लग रहा होगा, स्पष्ट हो रहा होगा, स्पाइरल अप्रोच जो है वो कैसी होनी चाहिए। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। यदि हमें जो है स्पाइरल अप्रोच रखते हुए करिकुलम को बनाना है, निर्माण करना है करिकुलम का, तो कैसे होता है सर्पिल विधि के द्वारा। तो सर्पिल मतलब आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार से होता है सर्पिल की यदि हम बात करें तो। ठीक है, ये आपका सर्पिल हो गया, इस तरीके से होता है। तो क्या होता है सर्पिल विधि में, सर्पिल विधि में कठिनाई के स्तर को देखते हुए आपका यहाँ पे क्या होता है, सर्पिल विधि में बार बार रिवाइज भी करते हो आप चीज़ों को, और आपके कठिनाई के स्तर को देखते हुए चीज़ों को बढ़ाया जाता है। मान के चलिए आप अभी यहाँ पे हो, ठीक है, आप अभी यहाँ पे हो, आप कौन सी क्लास में, मान के चलिए हम 6th क्लास में हो। ठीक है, 6th क्लास में हो, तो आपका जो आपने मान के चलिए कोई चीज़ें ऐसी पढ़ी, जैसे हम हिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, साइंस की बात या हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपने, हिस्ट्री से आप अच्छे से रिलेट नहीं कर पाओगे, मैं आपको साइंस से रिलेट करके बताता हूँ। ठीक है, साइंस तो सब पढ़े ही होगे, अभी भी कंपटीशन एग्जाम में तो आती है साइंस। ठीक है, तो सर्पिल विधि में क्या होता है, मान के चलिए आपने धातु पढ़ा, यहाँ पे धातु पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे धातु पढ़ने के बाद आपने धातु अधातु यहाँ पे पढ़ लिया, फिर धातु अधातु के आपने प्रकार यहाँ पे पढ़ लिया। ठीक है, प्रकार पढ़ लिया आपने। सर्पिल विधि ऐसी चल रही है, आप जो है कठिनाई के स्तर बढ़ता जा रहा है आपका। ठीक है, इस प्रकार से। तो धातु अधातु आपने पढ़ लिया, आप 6th क्लास में रहे। ठीक है, आपने ये चीज़ें पढ़ी। अब जब आप 7th क्लास में जाएंगे या 8th 9th में आप जाएंगे, तो आपने फिर धातु अधातु को पढ़ा है। ठीक है, और जब आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेते हो ना, तब भी आप धातु अधातु को पढ़ते हो कि धातु अगाध वर्तनीयता होती है, मतलब कि ठोस, या फिर आप इनमें अपवाद क्या होता है। ठीक है, ग्रेफाइट के बारे में, या फिर आपने हीरे के बारे में पढ़ा होगा। धातु अधातु में आपने क्या देखा होगा, अंतर देखा होगा। तो ये चीज़ होती है सर्पिल विधि में। क्या होती है कि बार बार उसको रिवाइज भी करते चलें, और आपकी आयु के अनुसार, आपकी मानसिक योग्यता के अनुसार वो जो है वो कठिनाई का स्तर बढ़ता रहे आपका। ठीक है, सर्पिल विधि में ये होता है। तो आप समझ गए होंगे सर्पिल विधि मतलब, स्पाइरल अप्रोच मतलब क्या होता है कि स्पाइरल अप्रोच जो है, बार बार आप चीज़ों को क्या है करते हो, रिवाइज भी करते चलते हो, और उसका कठिनाई का स्तर भी बढ़ते जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं तार्किक विधि या लॉजिकल अप्रोच। ठीक है, अब लॉजिकल अप्रोच क्या होती है, लॉजिक मतलब आप आसानी से समझ गए होंगे। सबसे पहले मैं आपको लॉजिक बताता हूँ, लॉजिक होता क्या है। ठीक है, लॉजिक ये होता है, मान के चलिए हम कोई भी, जैसे मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं हर चीज़ का लॉजिक देता हूँ आपको कि ये है तो क्यों है, ये ऑप्शन नहीं आया तो क्यों नहीं आया, ये ऑप्शन आया तो क्यों आया। तो यही है लॉजिक बताना, हर चीज़ का एक सही ढंग से आपको सिद्ध कर देना वो चीज़।
ठीक है, तो वही है लॉजिकल अप्रोच। ठीक, तो लॉजिकल तार्किक जिसे हम कहें, तो देखिए एक प्रकार से हम एक और चीज़ समझ सकते हैं कि हम कहते हैं कि जो योग है ना, गुणा जो है वो योग से ही निकल के आया है। ठीक है, गुणा जो है वो योग से ही निकल के आया है। यदि मैं 2 गुणा 2 कर रहा हूं, ठीक है, 2 गुणा यदि मैं 2 कर रहा हूं, इसका मतलब ये है कि मुझे 2 को 2 बार जोड़ना है। ठीक है, यहां पे 2 को 2 बार जोड़ेंगे तो भी 4 आ जाएगा, और 2 को यदि 2 गुणा 2 करेंगे तो भी 4 आ रहा है। तो मैंने यदि आपने तो 2 गुणा 2 पढ़ा तो 4 आ गया, लेकिन जब मैंने आपको प्लस वाली विधि से बताया, आपने देखा होगा कि प्लस और माइनस सिर्फ ये 2 चीजें हैं, इनसे ही निकला है, जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इनसे ही निकला है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। तो मैंने लॉजिक क्या दे दिया आपको कि आप इस तरीके से तो गुणा कर ही सकते हो, लेकिन यदि आपको कोई कहे कि आपको प्लस से निकालना है तो आप किस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन निकाल सकते हो प्लस से। तो ये चीजें हैं लॉजिकल चीजें। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि लॉजिक होता क्या है। अब लॉजिकल अप्रोच क्या हो सकती है। लॉजिकल अप्रोच से आपको यदि पाठ्यक्रम का निर्माण करना है तो वो कैसे कर सकते हो आप, तो हम ये देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहली बात है कि हमें लॉजिक लगाना है, वहां पे तर्क रहना चाहिए किसी भी बात का। अब तर्क होगा तो उसमें जो है सत्य रहना चाहिए, वो सत्य, और आप उस सिद्धांत को जो है दर्शा सको सबके सामने, उस सिद्धांत को आप उस प्रिंसिपल्स को जो है आप बता सको कि ये सही है और किस तरीके से सही है। ठीक है, सही है तो क्यों सही है, और सही नहीं है तो क्यों सही नहीं है, और इस चीज की आप यदि जानकारी दोगे तो आप तार्किक तरीके से उस चीज को बता रहे हो। ठीक है, अब लॉजिकल में भी एक चीजें होती हैं कि मान के चलिए आप 5वीं के स्तर का पाठ्यक्रम का निर्माण कर रहे हो। ठीक है, अब पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम केवल किताबी ज्ञान नहीं है। पाठ्यक्रम इस चीज पे भी बल देता है कि पाठ्यक्रम में आपको किताबी ज्ञान तो देना ही देना है, लेकिन आपका एक उद्देश्य होना चाहिए कि जब वो 5वीं कक्षा से निकले तो उसके अंदर ये चीज आ जाए, या जो है आप जो चीजें उसके अंदर डालना चाहते हो वो उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए आप करिकुलम का, पाठ्यक्रम का निर्माण करते हो। अब आप मान के चलिए 5वीं कक्षा में पढ़ा रहे हो, तो आपने ये सोच लिया कि उसे इन चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक है, जब वो 5वीं से निकले तो उसको लाभ हानि के बारे में भी पता हो। ठीक है, और जब वो 5वीं से निकले तो उसको जो है भौतिक, रसायन, इनके बारे में पता हो, विज्ञान के जो भाग बांटे गए हैं उनके बारे में भी पता हो उसको। तो आप जो जो चीज़ें उसके अंदर डालना चाहते हो, सिर्फ किताबी ज्ञान हो गया ये, लेकिन सिर्फ किताबी ज्ञान अकेला नहीं, आप मान के चलिए उसको एक्सरसाइज सिखाना चाहते हो कि ये वाली एक्सरसाइज आपको सिखाना है, उसके अंदर कोई प्रायोगिक गुण डालना चाहते हो, उसके अंदर कोई स्किल्स डालना चाहते हो आप, जो कि उसको उसके बिजनेस के लिए या फिर आगे चलने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है आप एक करिकुलम निर्माण करते हो तो ये सारी चीज़ें आप सोचते हो। मान के चलिए आप किसी टूर में जाना चाहते हो तो आप करिकुलम में इसको भी ऐड करोगे कि मुझे इस डेट में करिकुलम जो है, इस डेट में मुझे टूर में ले जाना है बच्चों को। ठीक है, अब टूर कैसा हो सकता है, आपका टूर इस तरीके से हो सकता है कि आप प्राचीन किसी इमारत को दिखाने के लिए ले जा सकते हो वहां पे। ठीक है, या फिर आप टूर इस प्रकार से हो सकता है कि किसी प्रायोगिक मेले में ले जा सकते हो आप। तो ये हो गया, और ये सारी चीजें जो है एक करिकुलम में ऐड होती हैं। ठीक है, अब जो है मान के चलिए लॉजिकल अप्रोच इसलिए लगाई गई है और उसके स्तर को ध्यान में रखा जाता है। पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सबसे पहली बात है कि उसके स्तर को देखा जाता है कि यदि वो 5वीं में है तो उसकी मानसिक योग्यता के हिसाब से ही उसको उस करिकुलम का निर्माण किया जाएगा। आप मान के चलिए उसके अंदर क्वेश्चन उठते हैं इस प्रकार के, तो आपको पहले ही सोच लेना है कि पाठ्यक्रम में ये चीज़ों को भी हमें इंक्लूड करना है कि यदि उसके अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस उठते हैं तो उसका भी जवाब आपको जो है उनको मिल जाए। ठीक है, किनको, बच्चों को। तो ये चीज़ें आप करिकुलम के अंदर डालते हो। अब तर्क के रूप में बात आई, मान के चलिए उनने पूछ लिया कि 2 और 2 4 ही क्यों होता है। ठीक है, तो आप किस तरीके से बताओगे, या आप बता दोगे कि जो है आप ऐसा बता सकते हो, कोई ऐसा टॉपिक मान के चलिए हम ले लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ सको, जैसे कि हम a+b, हाँ ये ले लेते हैं, a+b का होल स्क्वायर। आपने सुना होगा, ये पढ़ा भी होगा, सभी ने पढ़ा होगा क्या,
ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये क्या हुआ, आपने इसको बता तो दिए, लेकिन आपको उसने कहा कि ये प्रदर्शित करके बताओ, सिद्ध करके बताओ ये होता कैसे, इसका लॉजिक दो हमें। तो आप क्या करोगे, आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर उनके सामने रख दिया आपने फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने उनके सामने रख दिया, अब आपको लॉजिक बताना है इसमें। ठीक है, तो लॉजिक बताने के लिए आप क्या करोगे, आपने कोई मान के चलिए आपने 12 का स्क्वायर कर दिया। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है ना। अब 144 आपने ये बता दिया वहां पे। अब आपको ये सिद्ध करना है कि यदि मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर से 144 लेके आ जाऊं तो ये चीज सिद्ध हो जाएगी, और इससे क्या होगा, वो बच्चे रुचि लेंगे। और तार्किक विधि इसलिए रखी जाती है कि वो बच्चे उस चीज में रुचि लें, क्योंकि जब उनको हर एस्पेक्ट में, हर पहलू में उनको ज्ञान होगा इस चीज का कि ये आता है तो क्यों आता है, ये होता है तो कैसे होता है। ठीक है, और बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठते हैं, और हर क्वेश्चन का उनका जवाब उनको मिलता है, तो वो पढ़ने में भी रुचि लेते हैं और उनकी जिज्ञासा भी बढ़ती है उस चीज को जानने की। तो जब आप इस फॉर्मूले में उनको रख के बताओगे और जब आपका आंसर 144 आ जाएगा तो वो खुश भी होंगे, उस चीज में रुचि भी लेंगे, और वो ऐसे बहुत से और क्वेश्चंस उनके सामने आप रख सकते हो, या उनके मन में ही उठेंगे कि मैं इसको लगा के देखता हूँ इसमें आता है क्या नहीं, इसको लगा के देखता हूँ इसमें आता है क्या नहीं। तो ये चीजें जो है उसको और ज़्यादा मानसिक योग्यता को बढ़ाएगी, उसकी क्षमता को बढ़ाएगी, और वो किस तरीके से सोचता है इसका भी विकास होगा। उसके लॉजिकल जो उसकी सोच है उसमें लॉजिक की बात है जो है उसके, कोई किसी का भी मानसिक हो, किसी भी मानसिक स्तर में हो, वो यदि हम लॉजिकल तरीके से उसको समझाएंगे तो वो अच्छे से समझेगा। ठीक है, तो करिकुलम हमें इस प्रकार से ऑर्गेनाइज करना चाहिए कि उसमें जो है तार्किक विधि जरूर होनी चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए इस विधि का। और जब करिकुलम का निर्माण हो तो इस चीज़ में रुचि लेने के लिए, रुचि बनाए रखने के लिए इस विधि का उपयोग करना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इस विधि के बारे में भी आपको समझ में आ गया क्या होती है ये विधि। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, एकीकृत विधि। ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच, नाम से ही स्पष्ट है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो क्या है। अब इंटीग्रेटेड अप्रोच के लिए आपको बताऊं तो इंटीग्रेटेड अप्रोच मतलब बहुत सी सब्जेक्ट्स को आपको एक बुक में कंबाइन करके उनको पढ़ाना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आप मान के चलिए आपने देखा होगा कि जब विज्ञान 6वीं से आती है, ठीक है, 5वीं तक क्या पढ़ते हैं, पर्यावरण पढ़ते हैं, तो ईवीएस पढ़ते हैं वो। तो ईवीएस में क्या होता है, हमने इंटीग्रेट कर दिया है बहुत से सब्जेक्ट को, वहाँ पे साइंस भी ला दी है हमने, वहाँ पे हमने ज्योग्राफी भी ला दी है। वहाँ पे ज्योग्राफी कैसी, मतलब आप प्रदूषण के बारे में पढ़ा रहे हो, कहीं की जलवायु के बारे में पढ़ा रहे हो। साइंस में आपने फिजिक्स भी पढ़ा दिया, आपने जंतु अजंतु भी पढ़ा दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से है, आपने निर्जीव परजीव पढ़ा दिया। ठीक है, आपने निर्जीव सजीव पढ़ा दिया। तो इस प्रकार की चीजें हैं जो आपने एकीकृत विधि को लागू किया, मतलब एकीकृत विधि के प्रयोग से आपने एक ऐसा करिकुलम बनाया जिसमें आपने इंटीग्रेटेड अप्रोच को, ठीक है, के प्रयोग से आपने क्या किया, करिकुलम को बनाया। मतलब आपने एक सब्जेक्ट कैसा रखा, एक सब्जेक्ट ऐसा रखा जिसमें आपने साइंस भी रखा, आपने उसमें ज्योग्राफी भी डाल दिया, आपने उसमें हल्की फुल्की हिस्ट्री भी डाल दिया। तो ये है, आपने साइंस में क्या क्या डाल दिया, आपने साइंस में जो है आपने ईवीएस भी रहा उसमें। ईवीएस में आप क्या आ जाता है, आपका साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें इंक्लूड कर दी। तो एकीकृत अप्रोच का मतलब यही है कि बहुत से सब्जेक्ट को हमें ज्ञान देना है, सभी कम से कम 2 से 3 सब्जेक्ट को मिला के एक सब्जेक्ट बना देना। ठीक है, यही आता है इंटीग्रेटेड अप्रोच में कि जब उन्हें पढ़ाया जाए तो एक ही सब्जेक्ट में वो 2 से 3 सब्जेक्ट का ज्ञान ले लें। ठीक है, तो एकीकृत विधि में फायदा भी होता है कि आपको ज़्यादा सब्जेक्ट को बढ़ाना भी नहीं पड़ता, जिससे उनके ऊपर बर्डन भी नहीं आता, और आप एक ही सब्जेक्ट में जो है बहुत से सब्जेक्ट का ज्ञान उन्हें दे देते हो। तो एकीकृत विधि में ये होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। जो भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैंने आपको पीडीएफ के लिए बता दिया है। अब आपके मन में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि जो है यदि हम इनके क्वेश्चंस देखें तो क्वेश्चंस किस प्रकार के बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चंस की बात करें हम तो आपको हर एस्पेक्ट्स में सोचना है। मान के चलिए उसने बता दिया कि आप लॉजिकल तरीके से
जब संगठित करते हो, ऑर्गेनाइज करते हो करिकुलम, तो वहां पे कौन सी विधि का प्रयोग करते हो। तो नाम से ही स्पष्ट हो रहा है तार्किक विधि का। तो अब इंटीग्रेटेड अप्रोच, अब एकीकृत विधि, इसके बारे में देखते हैं। जब आप एक करिकुलम में, एक सब्जेक्ट में जब आप करिकुलम को ऑर्गेनाइज करते हो, तो एक सब्जेक्ट में जब आप 2 से 3 सब्जेक्ट का नॉलेज देते हो या 2-3 सब्जेक्ट को मिला के आप एक सब्जेक्ट बनाते हो, तो उस विधि को कौन सी विधि कहते हैं। तो एकीकृत विधि आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, इंटीग्रेटेड अप्रोच आ जाएगा। तो इस प्रकार से होगा वहां पे। अब वहां पे आएगा कि आप जो है बार बार उनको रिवाइज करवाते हो चीजें, वो कौन सी विधि में होती है, तो सर्पिल विधि में, स्पाइरल अप्रोच में। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बनेंगे और आपको आंसर आसानी से पता रहेगा, ठीक है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने देख लिया था। पीडीएफ आपको जो है मैंने बता दिया है कहाँ से मिलेगी, तो सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब जो भी चीज़ें आपको और लगता है कि जो बतानी चाहिए, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हो। हमारी जो है जो मॉक टेस्ट है आपका मैथ्स का हुआ, रीजनिंग का हुआ, हिंदी इंग्लिश, ये भी स्टार्ट हो गए हैं, तो आप वो उन्हें भी देखें, इसका भी फायदा लें, जिससे आपको जो है कम टाइम में, देखिए मॉक टेस्ट में आप जो सीखोगे ना, आप कम टाइम में बहुत सारी चीज़ें सीख जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही चीज़ें हैं कि आप इनका प्रयोग करें। और देखिए खुद से पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है आपका, ये नहीं कि इस अकेले से आपका वीडियो अकेले से काम चल जाएगा, या आप जो है मॉक टेस्ट अकेले लगा लोगे तो आपका काम चल जाएगा। आपका इनको तो पढ़ना है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा जो है, जैसे मैंने आपको पीडीएफ जो डाली है, वो एक संपूर्ण पीडीएफ डाल दी है, करिकुलम की डाली है। तो करिकुलम में हर चीज़ आप पढ़ेंगे, इनके एस्पेक्ट्स, हर एस्पेक्ट में आप देखेंगे। संकेंद्री विधि है, ठीक है, तो इसके क्या परिणाम हो सकते हैं, इसके मतलब क्या कठिनाइयां हो सकती हैं। तो इस प्रकार से आप चीज़ों को देखते हो वहां पे, तो हर एस्पेक्ट में वहां पे आप जानोगे, तो ये चीज़ जो है आपके हर प्रकार से, किस प्रकार से क्वेश्चन बन सकते हैं, जब आपकी डिटेल नॉलेज होगा आपके पास, तो आप और अच्छे तरीके से पेडागोजी में स्कोर कर पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ तो हम देख रहे हैं, लेकिन सारी चीज़ें जो है हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, और यहाँ मैं थ्योरी ज़्यादा बताऊंगा, तो आपके जो है माइंड में भी तो रहना चाहिए सारी चीज़ें, इसलिए थ्योरी जो है हमने इंपॉर्टेंट चीज़ बता दिया। मैंने आपको विधियों के बारे में बता दिया, इन विधियों के बारे में बता दिया। अब आप खुद सोच सकते हो कि हम सारी विधियों को जो है हर उसमें तो डाल नहीं सकते। अब मान के चलिए आप बड़ी कक्षा में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, तो आप फिजिक्स में जो है 2-3 सब्जेक्ट इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते कि हिस्ट्री भी कर दिया, ज्योग्राफी भी कर दिया। तो जहाँ पे ये लागू हो सकती है, इनको वहीं लागू करना है, ठीक है। तो आई होप कि आप चीज़ों को समझ गए होंगे।